नमस्कार आप सभी को फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक और सेशन की। आज हम 14 और 15 का एक जॉइंट सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जो आज मैंने न्यूज़ कवर करी है 14 और 15 की है। इसमें हम सारे वो न्यूज़ डील करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए, आपके आरएस एग्ज़ाम के लिए और आपके बाकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जीके और जीएस के लिए बहुत ज़रूरी, हम वो सारी चीज़ साथ में डील करेंगे। हमने कहीं ना कहीं पे कोशिश करी है कि अब रोज़ाना हम लोग हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ऐसी सीरीज़ लाएं जिसमें कि हम लोग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में हम डील कर सकें कुछ क्वेश्चंस का। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। आपके सामने पहला न्यूज आर्टिकल है जो है वो ये है, तमिलनाडु पास एज अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन। आपके सामने न्यूज है, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, अगर हम इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं पे वन नेशन वन इलेक्शन, हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट आपके यहाँ सरपंच के इलेक्शन कहीं ना कहीं पे होते हैं। तो ये सारे इलेक्शन होते हैं। तो जब ये सारे इलेक्शंस कहीं ना कहीं पे होते हैं तो उस स्टेट में एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, बहुत सारी परियोजनाएं चल नहीं पाती। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आर्मी को मूव करना पड़ता है, जो आपके अर्धसैनिक बल हैं कहीं ना कहीं पे उनको जाके वहाँ पे इलेक्शन के लिए देखना पड़ता है। इलेक्शन के लिए पूरी की पूरी पुलिस लगती है, सारे लोग जाते हैं। जितनी भी स्टेट मशीनरीज है, स्टेट के गवर्नमेंट टीचर से लेके जितने भी जो वर्कर्स हैं वो सारे के सारे लगते हैं, कलेक्टर, पोलिंग बूथ ऑफिसर्स और बहुत सारे इसमें ये है। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है, कहीं ना कहीं पे ये आइडिया कहता है कि इस पूरे देश में सारे राज्यों के लिए सभी टाइप के इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए। इससे हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो हर दिन का खर्चा होता है, वो बचेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, हालांकि अगर हम बात करें 1959 के पहले, 1959 के पहले कहीं ना कहीं पे वन नेशन वन इलेक्शंस बहुत इजीली चल रहा था। सारी चीज़ वन नेशन वन इलेक्शन ही था। पर बाद में फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1972, फिर इमरजेंसी लागू हुई 1962 में। उसके बाद में कहीं ना कहीं पे जो वन नेशन वन इलेक्शन जो आइडिया है ये चलना बंद हो गया। तो चलिए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, एग्जैक्टली कैसे काम करेगा और क्या इसका कहीं ना कहीं पे प्रपोजल है और हाउ इट्स वर्क्स। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, द वन नेशन वन इलेक्शन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इज इन, एक मिनट, वन नेशन वन इलेक्शन है, ये क्या है कि पूरे के इन द सिंक्रोनाइज मैनर, इन अ वेरी नॉर्मल मैनर, पूरे के पूरे देश में कहीं ना कहीं पे जो इलेक्शन है वो एक ही दिन परफॉर्म होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए। लोकसभा, स्टेट असेंबली, ऑल दी स्टेट्स कहीं ना कहीं पे बात है। इसमें लोकल पोल को जो सरपंच के लिए होता है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं किया, लोकल बॉडीज़ के जो भी होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं किया है। बट इसमें कहना ये है कि सिंक्रोनाइज लेवल पर टाइमिंग होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शंस की और स्टेट इलेक्शंस की एक साथ, सारी की सारी कंट्री में एक साथ परफॉर्म होना चाहिए, इसका कहना ये है। दूसरा, हालांकि 1967 तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिस में था, बट बाद में 74 और फिर बाद में जो जितने भी इश्यूज आए कहीं ना कहीं पे उन रीजन से बंद करना पड़ा, डिफेमेशन, डिसमिशल और डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में वो 5 साल उस पर्टिकुलर डे को ही पूरा हो। बहुत सारी सरकारें उस पर्टिकुलर टाइम के पहले भी डिसॉल्व हो जाती है, या कहीं ना कहीं पर अगर हम बात करें फ्लोर टेस्ट में सरकारें फेल हो जाती है। फ्लोर टेस्ट जो करते हैं ना, जिसमें कि सरकार को अपना बहुमत पेश करना पड़ता है, तो उन सब में कहीं ना कहीं पे, तो इसलिए अब हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स कहीं ना कहीं पे क्या क्या एडवांटेज कहीं ना कहीं हमें मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो पहला तो क्या है कि देखिए, जब इलेक्शन होता है तो जो आपके पीएम, सीएम, सरपंच, इवन द सरपंच लेवल पर हम बात करें, सबके सब उस इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। तो जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं वो मेरे हिसाब से धरी की धरी रह जाती है। दूसरा क्या होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता लग जाती है तो नई योजनाओं कहने की अनुमति नहीं मिलती। तो जब नई योजनाएं भी शुरू नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं पे एक पॉलिसी पैरालिसिस होता है और चीज़ें वहाँ अटक जाती, चीज़ें रेगुलर चल नहीं पाती। अगर कहीं ना कहीं पे वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट पूरी फोकस रहेगी इस चीज़ पे, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन एक ही दिन होना है, तो सारी गवर्नमेंट एक साथ फोकस रहेगी
पूरा पूरा इलेक्शन पे फोकस किया जाएगा। इवन द जो ये हर बार हर स्टेट में जो होता है, देखिए सेंट्रल में इसका सरकार है, अगर स्टेट में इलेक्शन आता है तो सेंट्रल की जो मिनिस्ट्री है, वो सेंट्रल की जितनी मशीनरीज है वो भी स्टेट के पीछे बिजी हो जाती है, स्टेट इलेक्शन में कैंपेनिंग करना, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे अगर एक ही दिन सारे के सारे इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं विकास पे फोकस करेगी, फोकस रहेगा। दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। देखिए होता क्या है, जब सरकार जाने वाले थे, जाने के पहले बहुत सारे वादे करके चली जाती है, या फिर कहीं ना कहीं पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बोलते हैं मॉडल कोड, जब आचार संहिता लागू होती है तो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाती है, बहुत सारे परमिशन अटक जाती है, आचार संहिता में नए काम के लिए परमिशन नहीं होती, कुछ चाहिए तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें अटक जाती है। तो यहीं ये लिखा है कि जो न्यू पॉलिसीज नहीं हो पाती है वो सारी पॉलिसीज में भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये कहीं ना कहीं पे इसके पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस। देखिए अलग अलग स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो कितने सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, बैलेट पेपर से बनाने से लेके जो स्टाफ लगा है उसकी सैलरीज, बहुत सारे खर्चे कहीं ना कहीं पे होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं ना कहीं पे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जितने भी जो खर्चे हैं कहीं ना कहीं वो मिनिमाइज होंगे और खर्चे कम से कम हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे ये। दूसरा इलेक्शन एक्सपेंस में पॉलिटिकल पार्टी जो भी होता है वो भी कहीं ना कहीं पे कम हो जाएगा, इसमें हम एक फिक्स लिमिट कर सकते हैं। हालांकि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खर्च करने के लिए फिक्स लिमिट है, बट वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। रिड्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, हर बार जब भी जिस स्टेट में इलेक्शन होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ जाना पड़ता है। अगर कहीं ना कहीं पे जो पर्टिकुलर स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्शंस एक ही बार में लगे, हालांकि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगेगी, बट कहीं ना कहीं पे इसका एडवांटेज ये होगा कि सिक्योरिटी फोर्स पर वो कहीं और चीज़ों में कंडक्ट अपने खुद को इन्वॉल्वमेंट दे पाएंगे, और जो ये इलेक्शंस हो जाएंगे उसमें लार्ज कहीं ना कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है एंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, एमएलए जो होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी खरीद फरोख्त। देखिए जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में अगर किसी पार्टी का बहुमत का आंकड़ा टच नहीं होता तो कहीं ना कहीं पर दूसरी पार्टी के एमएलए को अपनी साइड खींचने के लिए, कोएलिशन के लिए कहीं ना कहीं पे ट्राई करती है, उसे हम हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा कि पूरे के पूरे एमएलए को एक पूरी रिसोर्ट में बंद करके रखा है, या रिसोर्ट में कहीं ना कहीं पे, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें हैं कि जब एक साथ इलेक्शन होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले भी कहीं ना कहीं पे कम हो जाएंगे, ये इसके कहीं ना कहीं एडवांटेज। चलिए अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। पहला है लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लॉजिस्टिक चैलेंज का मतलब क्या है कि एक ही साथ इलेक्शन कराने के लिए हमें कितने सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने सारे वर्कर्स लगेंगे, कितने सारे पोलिंग बूथ ऑफिसर्स, कितने सारे ऑफिसर लगेंगे, तो एक साथ उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, पहली बात तो ये। या इतना स्टाफ लाना कहीं ना कहीं ये भी बड़ी टास्क है, इतने सारे लॉजिस्टिक चीज़ों को फॉलो करना, इतने पम्पलेट, बैलेट बॉक्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब का कहीं ना कहीं पे ये इश्यूज आएगा। दूसरा बात करें अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब कहीं ना कहीं पे ये है कि देखिए फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश मतलब इंटायर नेशन हैज़ अ वन, कहीं ना कहीं पे जो आर्टिकल है, जो इंडिया है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ स्टेट, इट मीन्स स्टेट हैज़ द डिफरेंट पावर एंड द सेंट्रल हैज़। जब एक ही साथ इलेक्शन होगा तो मे बी जो आपका फेडरलिज्म का आइडिया है कहीं ना कहीं पे इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। कहीं ना कहीं एक ही जब हम फेडरलिज्म है, स्टेट हैज़ ओन पावर फॉर द इलेक्शन, उनकी खुद की सरकार चुनने के उनका अधिकार है। जब एक ही साथ इलेक्शन होगा तो मे बी कहीं ना कहीं पे ये फेडरलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट है, ये ऐसा कहा गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अबाउट द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ठीक है। देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या रहता है, कहीं ना कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ, अब जो रोड है ट्रैफिक, आपने देखा होगा वाहनों की चोरी होती है, फिर वो नंबर चेंज कर लेते हैं, और नंबर चेंज करके फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है 1989, उसमें अभी क्या किया गया है कि जितने भी वाहन हैं उन पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना नेसेसरी है। चलिए तो हम बात करते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एग्जैक्टली होती क्या है। ये आपके सामने HSRP को बोलते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ठीक है, मोर तो इसका कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि इससे जो लॉस्ट वाहन है या जो स्टोलन व्हीकल्स उनको ट्रैक करना आसान कहीं ना कहीं पे हो जाएगा। ऑल्दो ये 1 अप्रैल 2019 से मैंडेटरी कर दिया गया है, बट अभी भी सब जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ है। अब देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या रहता है,
ये एल्यूमिनियम की बनी रहती है, रिफ्लेक्टिव प्लेट रहती है, कुछ ऐसी दिखती है। ऐसे कुछ प्लेट देखिएगा आपने देखी होगी। तो इसमें जो होल है एक बार कस देने के बाद में उसे दोबारा रिमूव नहीं, उस प्लेट को दोबारा नहीं निकाला जा सकता, फिक्स हो जाती है। इसमें आपका यहाँ पे ये चमकीला सा यहाँ पे होलोग्राम लगा रहेगा। यहाँ पे अशोका का एक होलोग्राम है, यूनिक लेज़र एच सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, जिनको कि बड़ी इजीली ट्रेस किया जा सकता है। ये आपका जो HR है ये स्टेट को कहीं ना कहीं डिनोट करता है, ये डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करेगा। और जो यहाँ पे जो ये आपकी ये अल्फ़ा जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है, ये कहीं ना कहीं पे वाहन का नंबर डिनोट करता है। तो ये तकरीबन 10 डिजिट का है और ये परमानेंट आइडेंटिकल नंबर है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो हाई सिक्योरिटी नंबर पे सबने देखी होगी। नाउ कर्नाटक से मैंडेटरी कर दिया है, राजस्थान में ऑलरेडी मैंडेटरी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहीं ना कहीं पे अपने आप चैलेंज है और वो होना चाहिए। ये टेम्पर्ड प्रूफ है, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर इसको चेंज करना है तो दैट जो वाहन का ओनर है उसको परमिशन कहीं ना कहीं दोबारा लेना पड़ेगा, RTO से ही ये बन पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ आपके सामने एक छोटा सा एक ये टॉपिक था, इट शुड बी मुझे ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सामने AICTE के बारे में पूछा है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये काम करता है और इसका हमारे इसमें क्या यूज़ है, हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। AICTE का जो फुल फॉर्म है वो है, और उसका मतलब था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। याद रखिएगा ये एक टेक्निकल, एक नेशनल वाइज स्टेचुरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अभी है, पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सेटअप हुई थी 1945 में नेशनल लेवल। एक पहले ही जब सेटअप हुई थी तो इट वॉज एडवाइजरी बॉडी, बाद में से स्टेचुरी बॉडी बनाया गया। इसका जो काम है वो है प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, कहीं ना कहीं ये है। क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन मतलब होता है जितने इंस्टीट्यूट है ना उनको रैंकिंग प्रोवाइड करना, ये कहीं ना कहीं इसका काम है। दूसरा हम बात करें तो ये फंडिंग प्रायोरिटी एरियाज को चूज़ करना, मॉनिटर इवोल्यूशन, पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वो अपने कहीं ना कहीं पे अपने जो रूल्स है उनको प्रॉपर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो इसका काम है। हम और चीज़ों की बात करें, सर्टिफिकेशन और अवार्ड देना। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन कंट्री, ये कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एजुकेशन को कंट्री में मॉनिटर करने का काम कहीं ना कहीं पे इसका है AICTE का। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन इन स्क्रीन, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास में एक ये था केरला पासेज रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग यूनियन गवर्नमेंट टू अमेंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? देखिए ये 1972 में जितना हमारा वाइल्ड लाइफ है, हमारे आसपास में जो जंगली जानवर हैं, ठीक है, जंतु है, फॉरेस्ट वाले जितने भी जीव, उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं पे एक्ट बनाया गया। और इस एक्ट का जो मेन पर्पज़ है था उनकी सेफ्टी, और कहीं ना कहीं पे जो देखिए हम लोग क्या करते हैं जंगलों में जाके घर बना लेते हैं, तो उनके और हमारे बीच में जो ह्यूमन एनिमल क्लैशेस होते हैं, ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे प्रिवेंशन कहीं ना कहीं पे मिल सके। इससे बहुत सारे प्रावधान है, जैसे कि मेंटेन, इसमें कंपनसेशन का प्रावधान है और बहुत सारा प्रावधान है। चलिए हम बात करते हैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ हैबिटेट, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ ट्रेड, उनका कोई इलीगल ट्रेड तो कोई कर नहीं रहा है, उन सब के बारे में ये डील करता है। और प्रोटेक्शन जो भी जितने प्रोडक्ट उनसे बनते हैं, जंगल से जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में, उनकी हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो जंगल में जो रहते हैं उनके उन जानवरों के बारे में, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, उनकी ट्रेड पे कंट्रोल करना, और प्लांट्स भी इसमें इंक्लूडेड। याद रखिएगा एनिमल एंड प्लांट दे बोथ आर पार्ट ऑफ इट, ये आपको ध्यान रखना है। 1972 में लॉन्च हुआ था, ये एक्ट बना था, याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसे कहते हैं। इसके बारे में अब कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में था, ये बात करते हैं किसके बारे में, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड, जो कि उसके बाद में जब एक्ट बना तो इसको पहले जो आपके जंगल थे ये स्टेट लिस्ट में आते थे, ये वाला एक्ट, बट बाद में इसे कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया। देखिए 3 टाइप की लिस्ट होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट जो कि केंद्रीय सरकार की सूची रहती है, सेकंड स्टेट लिस्ट जो कि आपका राज्य सरकार की सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची कॉन्करेंट, जिस पे दोनों नियम बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर रूल बना सकता है,
स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लूज इन जनरल कंडीशन बात कर रहा हूँ मैं, और स्टेट पे स्टेट, लेकिन कॉन्करेंट में दोनों रूल बना सकते हैं। अगर दोनों का कहीं पे कॉन्ट्राइंडिकेटरी होता है, कहीं ना कहीं दोनों रूल्स में कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सेंट्रल का रूल मान्य रहेगा, वो ध्यान रखना है। हमारा जो आर्टिकल 51G है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे बात करता है किस चीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जिसमें कि हर सिटीजन का नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करने का या वाइल्ड लाइफ को बचाने का कहीं ना कहीं पे ड्यूटी है। ये 51A फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। 48A की बात करें, ये आपका डायरेक्टिव DPSP के अंदर है, DPSP। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कहीं ना कहीं पे कि स्टेट को कहीं ना कहीं ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे कि वो जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव कर सके, और जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उनको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सके, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ये आपका 48A में आता है। 51A आपका ये ड्यूटीज में आएगा, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा, और डायरेक्ट स्टेट ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहीं ना कहीं पे आएगा, प्रिंसिपल डायरेक्टिव पॉलिसीज। नाउ दीज आर द शेड्यूल्स जो कि आपको ध्यान रखें। देखिए याद रखिएगा, आपका जो शेड्यूल 1, जो आपका अगर शेड्यूल 1 की बात करें, पार्ट सेकंड की बात करें, तो उसमें एनिमल जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब जो कि खतरे की कगार पे हैं, उनको दिया गया है। जैसे कि टाइगर हो गया, उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, शेड्यूल सेकंड में कहीं ना कहीं पे रखा गया। जो बहुत इंडेंजर्ड है उनको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में रखा गया है। शेड्यूल 3 की फोर्स की बात करें तो इनमें उनको रखा गया है, इनको कवर किया गया है जो कि बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब गायब होने की कगार पे हैं, मतलब गायब हो सकते हैं लेकिन इंडेंजर्ड नहीं है। हालांकि जो इसमें जो प्रोटेक्शन दी गई है ये बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रोटेक्शन कम है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वाले से कोई भी क्राइम करता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान दोनों में है, पर शेड्यूल 1 और 2 में सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है। शेड्यूल 3 और 4 की अगर हम बात करें तो जो एक्सटेंड है या जो एक्सटेंड होने के कगार पे वो 3 और 4 में आएगी। शेड्यूल 5 में हम लोग बात करेंगे किसके, शेड्यूल 5 में क्या चीज़ें आती हैं। शेड्यूल 5 में आपका लाइक डक, डियर, इन सबको कहीं ना कहीं पे ऐड किया गया है, जिनको कि मारने की परमिशन नहीं होती, प्राय परमिशन लेना पड़ता है अगर ऐसा कुछ एक्शन लेना है तो, और उसके लिए जो परमिशन ली जाती है वो है वाइल्ड लाइफ वार्डन की कहीं ना कहीं पे परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी लास्ट में आपका जो शेड्यूल 4 है उसमें कल्टिवेटिव प्लांट्स, ठीक है, और कुछ जो एनिमल्स हैं उनके कुछ पार्ट्स को इसमें कवर किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।